मतलब जैसे डिप्रेशन अगर आदमी को है और सोसाइटी के लोग अगर एक कॉमन आदमी समझना चाहें, तो जैसे आपने बताया कि वो अचानक वो हाइपर हो जाए या मतलब अचानक गुमसुम होना शुरू करे, तो अक्सर अभी जो बड़े बड़े आंकड़े आए हैं या जो देखा गया है, मैरिटल स्टेटस इन इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अब चाहे वो डिवोर्स को लेके हो, चाहे उनकी मैरिटल लाइफ के लेके हो, उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आइदर वुमेन बहुत ज़्यादा कर रही हैं या मैन का आंकड़ा उसमें मैरिटल स्टेटस वाले में थोड़ा कम है, वुमेन का आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उसमें कि पर्टिकुलरली अगर मैरिटल स्टेटस में अगर कोई दिक्कत पेश आ रही है तो कैसे आदमी ये पहचाने कि अब मुझे रोकना चाहिए और उसका रेमेडी कैसे क्या करना चाहिए? राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकंड लार्जेस्ट जो सुसाइड हो रही है वो हाउस वाइफ्स में हुई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब कोविड का समय था उन दौरान जब पूरी फैमिली घर में थी, जब फैमिली घर में है तो सब हंसी खुशी रहना चाहिए, लेकिन लेडीज़ उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हुई। उनका काम 4 गुना बढ़ गया था, डोमेस्टिक वायलेंस भी 4 गुना बढ़ गया था, उनका तनाव 4 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। और जो लेडी है, खास करके जो हाउस वाइफ है, उनमें सुसाइड का रीज़न ये है कि दोस्त वो अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करने में असफल रही, अपने आप को मदद पाने में वो असफल रही। अगर उनके घर के मेंबर्स ने एम्पैथी, जैसे हमने अभी बात किया था कि दूसरे को भावनाओं को समझना, ये समझा होता, जो घर में लेडी है उनको समझा होता, या फिर लेडी ने मदद ली होती, अपने आप को एक्सप्रेस किया होता, और जहाँ से मदद के सोर्सेस है अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वहाँ से मदद लिया होता तो शायद ये बच सकता था। लेडीज़ में ये सुसाइड का प्रमाण ज़्यादा का रीज़न ये है कि साइकोलॉजिकली भी लेडीज़ एक बहुत सेंसिटिव है, सहनशीलता भी उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो सुसाइड जो प्रमाण है वो मेन में ज़्यादा दिखेगा, लेडीज़ में कम दिखेगा। पर ये हमारे देश में पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा लेडीज़ में सुसाइड हो रही है, ये लेडीज़ की नहीं, हमारी एक नाकामी है, हमारे समाज की एक नाकामी है कि शायद हम उनको वो वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम उनको वो मदद नहीं दे पा रहे, या फिर वो हमसे मदद नहीं ले पा रही है। एक लेडी जो है उसमें जब मासिक शुरू होता है, उसके बाद में मैरिज के बाद में बहुत सारा सोशो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फैमिली सब बदल जाती है। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में भी उनमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद में मेनोपॉज जब होता है, मासिक रुकता है, उस बारे में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो शारीरिक तौर पर, साथ में उनके फैमिली स्टेटस के तौर पर उनका रोल जो है वो बदलते रहता है। एक लड़की से फिर एक वाइफ, एक बहू, एक माँ, और फिर एक सास, ये सब जो रोल वो निभाती है, और ये शारीरिक तौर पर और एक सामाजिक तौर पर बदलाव का सामना उसे करना पड़ता है। तो शायद यही एक उनके लिए स्ट्रेस का एक सबब बन जाता है। मतलब वो स्ट्रेस तो उनको आएगा, आपके कहने के हिसाब से जैसे जैसे वो चेंजेस उनके जीवन में आते जाएंगे, वैसे वैसे वो स्ट्रेस तो आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को झेल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। और उसमें आप जो कहना चाहते हो कि उसमें फैमिली का रोल या हस्बैंड का रोल, साथ में रहने वालों का रोल बहुत बड़ा है। कि जैसे बाकी के सुसाइडल जो थॉट्स हैं, या सुसाइडल में हमें जैसे आपने बताया कि उसको अगर अचानक बहुत हाइपर होता है, या सारी संपत्ति किसी के नाम पे करने लगता है, या गुमसुम हो जाता है, वैसे ही वाइफ के बारे में और हाउस वाइफ के बारे में भी आपको उतनी ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आप उसको टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें जो है हमें समझनी पड़ेगी। अगर एक लेडी है और वो दिन भर काम कर रही है, उसको रात को नींद आनी चाहिए, नेचुरली रात को नींद आनी चाहिए, लेकिन अगर वो रात को सो नहीं पा रही है तो शायद वो तनाव में है, या फिर वो रात को सो रही है और जल्दी सवेरे उसकी नींद खुल जा रही है, वो तनाव में है। अच्छा। अगर एक लेडी है वो दिन भर वो काम करती है, और उसको अगर ऐसी चीज़ें हो रही है जैसे बैकएक, हमेशा आप मेरे ओपीडी में या फिर कोई भी डॉक्टर के पास बहुत सारे लेडीज़ ऐसे आते हैं जिनको बैकएक हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, जिनको हेडेक हो रहा है, और जिनको लगता है कि कमजोरी सा वो फील हो रहा है, और डॉक्टर सब जांच करते हैं, जांच नॉर्मल आती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये जो शारीरिक सिम्टम्स, ये मानसिक सिम्टम के, मानसिक लक्षणों के एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। कि जब कोई व्यक्ति
अगर अपने मानसिक जो इश्यूज है, मानसिक जो तकलीफ है, दुख दर्द है, उसको अगर प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है बाहर, तो वो शारीरिक लक्षणों के माध्यम से वो प्रदर्शित होता है। तो ये घर में जो उसका पति है, घर में जो बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए कि मेरी माँ को इतना काम कर रही है और अभी उनमें नींद की कमी आ रही है, अभी उनमें ये दर्द वर्द हो रहा है, तो मैं उनके साथ बात करूँ, थोड़ा सा बैठूँ, उनमें क्या दिक्कत है वो उसके लिए मैं पूछूँ, उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊँ, या फिर कुछ हेल्पलाइंस है, वो हेल्पलाइन के बारे में भी हम बात करेंगे, वो हेल्पलाइन में मैं पूछूँ, तो शायद हम उस लेडी का दर्द हम कम कर सकते हैं, मन का दर्द। ओके, मतलब ये समझें इस चीज़ को कि हम अब तक ये समझ रहे थे कि माँ, बहन, बहू, बेटी अगर सर दर्द की फरियाद करती है, अचानक अगर आना शुरू होता है उसको, और कमर दर्द की फरियाद करती है, जो बड़ा बड़ा कॉमन चीज़ है एकदम से, और उसका कोई मेडिकली अगर कोई दिक्कत उसको नहीं है, तो डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से वो आपको चेतना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपने मन की बात जो है वो शारीरिक सिम्टम्स के हिसाब से बाहर निकालने जा रही है। Yes. बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन कार्यक्रम है और लोग इसको समझ नहीं पाते। और दूसरा ऐसा है कि पर्टिकुलरली माइक्रो, हम पहले मतलब छोटे फैमिली में आए, फिर अब माइक्रो फैमिली में ही हो गए हैं। उस कंडीशन में आप हस्बैंड को वाइफ को समझना पड़ेगा और वाइफ को हस्बैंड को समझना पड़ेगा, बच्चों को भी अपने पेरेंट को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा। उनको हर समय ऐसा, क्योंकि ये गैप हमेशा रहता है। बहुत बार हमारे में कहावत है कि पोता जो है और दादा जो है, उसका एक कॉमन एनिमी होता है वो लड़का। हाँ। तो वो दोनों का कॉमन एनिमी है। वजह यह है कि दादा और पोते के बीच में कभी कोई अनबन नहीं हो सकती, लेकिन फादर और बच्चे के बीच में हो सकती है। वैसे ही ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रख के और चेतना पड़ेगा हम लोगों को सबको, और उस सिम्टम्स को लाइटली आपको नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाएं आप कि अगर ये सारे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो क्या प्रिवेंशन है? क्योंकि अगर मतलब सुसाइड ना हो तो उसके रेट को अगर हम कम कर पाएँ, और एक कॉमन आदमी और एक कॉमन फैमिली ये समझ पाए कि मेरे घर में जो ये लड़का है इसका ये बिहेवियर है, तो मुझे ये काम करना चाहिए जिससे वो बच सके। राइट। देखो, अब जैसे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन के अलग अलग स्टेजेस हैं, जहाँ एक तो इंडिकेटेड प्रिवेंशन, दूसरा एक सिलेक्टिव प्रिवेंशन, और तीसरा यूनिवर्सल प्रिवेंशन जो WHO ने बताया गया है। लेकिन हमारे लेवल पर कि एक कॉमन मैन अपने सोसाइटी में और अपने घर से शुरू कर कैसे हम ये सुसाइड का जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम वहीं से हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ही हमें कुछ भी वार्निंग साइन दिखता है, जैसे मैंने कहा कि उसके बोलने में हमें पता चला कि, जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, ज़िंदगी जीनी ही नहीं है ऐसे बात कर रहा है, या फिर किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनमें हमें वो बिहेवियरल बदलाव दिख रहे हैं, या फिर आपने किसी को ऐसे देखा है कि जो क्राइसिस सिचुएशन में है, जो फाइनेंशियली क्राइसिस है, या फिर कोई लेडी है उसका हस्बैंड के साथ बन नहीं रही है, हस्बैंड उसको मारपीट कर रहा है और दारू पी रहा है, या फिर आपने देखा कि कोई बच्चा है जो फेल हुआ है एग्ज़ाम में, या फिर कोई आपने एक लड़की देखी है कि जिसका लव अफेयर था और वो आजकल बहुत गुमसुम बैठी है, शायद ब्रेकअप ये होगा। इस सिचुएशन को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बिहेवियर को और वाणी से आपको कुछ क्लू मिल जाता है, जिसको एम्पैथी हम बोलते हैं, आप उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट आप उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको हमेशा CPR के बारे में पता है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप क्या करना चाहिए, CPR करते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। वैसे ही अगर आप QPR का इस्तेमाल करते हैं, QPR यानी क्वेश्चन, देन परसुएशन और रेफर, सिंपल 3 चीज़ें, बहुत ही आसान है। कि पहली बात आप क्वेश्चन करो, हेजिटेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति के बर्ताव से, वाणी से, इसके सिचुएशन से, उसकी जो परिस्थिति उससे कि इसमें ऐसी विचार आ सकते हैं, तो डायरेक्ट उसके साथ बात करो, उसको बताओ कि मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। तो कभी कभी लोग ऐसे सिचुएशन में जब आ जाते हैं तो उनमें तनाव, टेंशन, दुख, दर्द ये आता है। क्या आप में भी कोई दुख दर्द का आप सामना कर रहे हो?
डायरेक्ट उसके दुख दर्द के बारे में पूछो, क्या प्रॉब्लम है ना, उसके भावनाओं को आप हाथ लगाओ। जैसे आपने कहा कि किसी के साथ बात करना चाहिए, वैसे ही वो जो व्यक्ति दुख दर्द से ग्रासित है उसको भी कोई जरिया चाहिए जहां वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, तो वो जरिया आप बन सकते हो। ये बोलने के बाद में वो अगर बताता है कि हाँ मुझे टेंशन है, इस बात का टेंशन है, तो आप अगला प्रश्न आप कर सकते हैं कि जब व्यक्ति इस टेंशन से, इस दुख दर्द से गुजरता है तो कभी कभी ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं होती है। क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? या फिर आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो कि क्या आपके मन में इस दुख दर्द का सामना करते हुए आत्महत्या के विचार आते हैं? बहुत बार मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं कि सर हम कैसे डायरेक्ट आत्महत्या के बारे में बात करें, आत्महत्या के बारे में बात हम करेंगे तो उनके दिमाग में हम आत्महत्या का विचार डाल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप पूछते नहीं हैं, अगर आप पूछ नहीं रहे हैं, साइंस ये बोलता है कि अगर आप पूछ नहीं रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उसे अपने भावनाओं को प्रदर्शित करने का जरिया नहीं दे रहे हैं। तो पूछिए, इसलिए क्वेश्चनिंग, क्यूपीआर का जैसे सीपीआर था वैसे क्यूपीआर का क्यू फॉर द क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन कीजिए। दूसरा है पी यानी परसुएड। परसुएड करना यानी क्या? उसको पटाना, उसको आप अच्छे से एक विश्वास दिलाना। कैसे? कि मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ में हूँ और हम साथ मिलके इस आपके तकलीफ़ से बाहर आने की बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेंगे और आप बिल्कुल इससे बाहर आएंगे। और ये बाहर आने के लिए आप किसी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। यानी आप उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको ये जता रहे हैं कि आप उनके भावनाओं को समझ रहे हैं, आप उनको ये जता रहे हैं कि आप उनके साथ में खड़े हैं। देखो बहुत बार सुसाइड इसलिए होती है क्योंकि उनको हेल्पलेस लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है, कोई अकेला पड़ गया है, ऐसा लगता है। तो ये समझ, और उसको कोई समझ नहीं रहा है। अगर आप इतने 3 जो चीज़ें हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ में हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ और हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप जरूर इससे बाहर आ जाएंगे। ये जो है ना, जरूर बाहर आ जाएंगे, ये आप आशा की किरण उसे दे रहे हैं। सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो निराश हो रहा है। तो ये आशा की किरण देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी देखो बहुत लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि सर हम कैसे मदद करें, हम तो ना उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते, ना उनके घर में जाके उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप वो मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं के जो आवेग है, भावनाओं का जो उद्रेक उसके दिमाग में चल रहा है, उससे बाहर आने के लिए जरूर मदद कर सकते हैं और प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है रेफरल, आर फॉर रेफर। तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए तो सबसे पहले आप 14416, ये गवर्नमेंट की टेलीमानस हेल्पलाइन है। 14416 24x7 ये शुरू रहती है। आप कभी भी ये नंबर डायल कीजिए, ये टोल फ्री नंबर है। आप खुद ये नंबर डायल करके पेशेंट को दे सकते हैं या फिर पेशेंट खुद कर सकता है। ये हर स्टेट में है। जैसे हम वापी में अगर है तो ये नंबर आप गुजरात में लगा सकते हैं, ये नंबर आप दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी आप लगा सकते हैं। वहाँ काउंसलर बैठे हुए, वेल ट्रेंड काउंसलर बैठे हुए हैं, वहाँ साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ साइकेट्रिक सोशल वर्कर है। वहाँ आपको बिल्कुल कभी भी आप घर से कहीं से भी फ़ोन करते हैं तो वहाँ से आपको एक प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है जो आपको इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आने के लिए वो मदद करेंगे। और वहाँ आपने रेफ़र करना चाहिए। तो ये क्यूपीआर किसी की जान बचा सकता है।